हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी बोलते हैं। इसका बेसिक पार्ट हम बात करेंगे। बेसिकली हम इसके इनिशियल स्टेज में बात करेंगे आज। ये पहला पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे जीएसटी अप्लाई किया जाता है और थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स के इसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के इस वीडियो के एंड पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी किया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। वीडियो के एट लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसको एक बार पक्का फोकस कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई टॉपिक्स इन दिस वीडियो, इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं और किसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, क्योंकि हम बेसिकली यहीं से स्टार्ट होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देन फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंसेस क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है भाई जीएसटी से पहले क्या शॉर्टकमिंग्स थी इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके। देन जीएसटी मीनिंग है। देन इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, इम्पैक्ट क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे और जीएसटी के रेट्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ है डिटेल में हमारे पास बात करने को। चलते हैं फिर वन बाय वन बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि है क्या। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली इम्पोज नहीं की जा सकती हैं, इनडायरेक्टली इम्पोज की जाती हैं। जैसे हमको पता है कि डायरेक्ट टैक्स में हमें डायरेक्ट कोई भी चीज़ को या कोई भी टैक्स को इम्पोज करते हैं डायरेक्टली, मगर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली लाइन ही क्लियर हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट इज नॉट डायरेक्टली इम्पोज्ड। ये याद रखना है आपको। डायरेक्टली इम्पोज ऑन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेसेस। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है और एक बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है, उनके इनकम्स और प्रॉफिट, या कोई अगर इंडिविजुअल है उसकी इनकम पे और कोई अगर बिजनेस हाउस है उसके प्रॉफिट पे डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड इट इज़ लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इसको किस पे लेवी किया जाता है, लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज में। एंड इज ऑफन इंक्लूडेड द प्राइस पेड बाय द कस्टमर्स। और मेनली इसको ऑफन किस में इंक्लूड किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड किया जाता है जो भी प्राइस पेड किया जाएगा कस्टमर के द्वारा उसमें इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब हो गया दैट मीन्स द बर्डन ऑफ टैक्स इज पास फ्रॉम सेलर टू बायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेलर है, सेलर टू बायर क्या होता है, हम क्या करते हैं टैक्स को शिफ्ट करते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि भाई हम जो टैक्स का सिस्टम है गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स में फ्रॉम सेलर टू बायर क्या होता है, शिफ्ट किया जाता है। अगर कुछ कॉमन एग्जांपल लें इनडायरेक्ट टैक्सेस के, जिसमें सेल टैक्स है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज़, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये बिफोर जीएसटी का केस था जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बात, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा ही होता है कि भाई हम टैक्स को डायरेक्टली इम्पोज नहीं करते हैं। दूसरा, जो भी इंडिविजुअल प्रॉफिट अर्न करता है या बिजनेस हाउसेस, इंडिविजुअल की इनकम जनरेट होती है, बिजनेस हाउसेस कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका प्रॉफिट और इनकम जो है इंडिविजुअल की, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। बल्कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंक्लूड किया जाता है पेड बाय कस्टमर्स, जो भी प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज का कस्टमर के थ्रू पेड किया जाता है उस पर टैक्स का बर्डन दिया जाता है। इसके द्वारा, बायर के द्वारा सेलर को। इसके कुछ एग्जांपल्स सेल टैक्स है, वैट है और एक्साइज ड्यूटीज़ है। अब जो भी व्यूअर्स हिंदी में देख रहे हैं या हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है, आप इसको चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं और हो सके तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ये इंग्लिश वालों के लिए जो चाहें, जिसमें समझ में आता है वो देख लीजिए। तो आगे बात करेंगे। देखिए इसके कुछ हमने कुछ 3 चीज़ों के ऊपर बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप बना लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा डायग्राम है। वही हमने कहा कंज्यूमिंग प्राइस। कंज्यूमिंग प्राइस, सपोज हम कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, सपोज हम एक बिस्किट ले लेते हैं। बिस्किट को हम क्या है, सेल टैक्स, वैट और एक्साइज ड्यूटी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इन 3 चीज़ों में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंज्यूमिंग प्राइस के साथ क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम सेल टैक्स के फॉर्म में या वैट के फॉर्म पे या एक्साइज ड्यूटीज़ के फॉर्म में लेवी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बट
ये बिफोर जीएसटी के केस पे था, जब जीएसटी नहीं लागू हुआ था या जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू या इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ये तब की स्थिति है। मगर अब ऐसा नहीं है। तो आगे बात करेंगे इसमें फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ फीचर्स हैं, वन बाय वन बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है और मैक्सिमम कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहली बात आती है टैक्स इंसिडेंस। दैट मीन्स जो टैक्स का बर्डन है वो क्या होता है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम सेलर टू बायर। बाय इसमें शिफ्टिंग होती है टैक्स के बर्डन का, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये याद रखना। सेकंड पॉइंट कलेक्शन। इसका टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन इंटरमीडिएटरीज के थ्रू होता है, ये याद है। इंटरमीडिएटरीज क्या हुए, रिटेलर्स, जो बाद में फाइनली किसको पास होता है, गवर्नमेंट को। रिटेलर्स का काम है जो भी टैक्स कंज्यूमर के थ्रू कलेक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदता है, उसके बाद उसका फाइनल जो आउटपुट कलेक्शन होता है वो रिटेलर के थ्रू गवर्नमेंट को पास किया जाता है। विजिबिलिटी, थर्ड पॉइंट, often include price of goods and service making it is less noticeable to consumables। विजिबिलिटी कंज्यूमर्स के लिए नॉट पॉसिबल। देखो सबसे पहली बात, बहुत अच्छी बात लिखी है कि ऑफन इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि टैक्स किस में इंक्लूड किया जाता है, प्राइस में, किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के। जिससे क्या होता है कि कंज्यूमर के लिए लेस नोटिसेबल है, कंज्यूमर को पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले चुकी है। देन उसके बाद एक पॉइंट और आता है, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट वाइज आपकी बात हो रही है, इम्पैक्ट। अब कंजप्शन, इनडायरेक्ट टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो कंजप्शन पैटर्न पे होता है, ये याद रखना। कैसे होता है, हायर टैक्सेस इन सर्टेन गुड्स में डेटर परचेजेस। अगर हायर टैक्सेस होंगे, टैक्सेस प्लस में होंगे, तो जो सेल होगी वो डेटरेट करेगी। डेटरेट मतलब माइनस में चली जाएगी, ठीक है, लेस होने लगेगी। ये थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जिसमें टैक्स कम होगा तो उसकी सेल और उसकी परचेजिंग बढ़ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आती है बात, रिग्रेसिव है। दैट मीन्स ऑफन कंसिडर रिग्रेसिव एज लोअर इनकम इंडिविजुअल स्पेंड अ हायर प्रोपोर्शन इन देयर इनकम ऑन टैक्स ग्रुप गुड्स। कई बार क्या होता है, लोअर इनकम के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको अपनी इनकम का हाई प्रोपोर्शन में क्या होता है, वो गुड्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। मगर इन केस ऑफ जो रिच क्लास है या जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास दिक्कतें नहीं हैं, उनके केस में ये जो उनका इनकम का प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में कम होता है एज कम्पेयर टू लोअर लेवल इनकम पर्सनल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन क्या कहता है, सिक्स पॉइंट है, इट इज़ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए यही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल वर्क करने हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएगी गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेवी करना चाहती है हर कोई गवर्नमेंट। इसका एक पैटर्न बना रखा है मैंने, देखिए आपके सामने एक पैटर्न, एक ग्राफ आ रहा हुआ या एक डायग्राम कहें, तो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए हेल्प के लिए थोड़ा एक हम कहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। उसमें सबसे पहली बात आती है, हमने बात करी टैक्स इंसिडेंस, जो शिफ्टिंग की बात होती है, ठीक है, शिफ्टिंग पॉसिबल है, पॉसिबल। कलेक्शन प्रोसेस जो होती है बहुत ही सिंपल होती है, ये रिटेलर से कलेक्ट करके, ये कंज्यूमर से कलेक्ट होके रिटेलर के पास जाती, देन उसके बाद गवर्नमेंट के पास चले जाते। प्राइस विजिबिलिटी जो है नॉट नोटिसेबल है, कंज्यूमर नॉट नोटिसेबल, कंज्यूमर इसको नोटिस नहीं कर पाता है कई केस पे। कंजप्शन इम्पैक्ट क्या होगा, अगर हाई टैक्स रेट होगा तो परचेजिंग लेस होगी। सेम रिवर्स में है, अगर लो टैक्स रेट है इनडायरेक्ट टैक्स का तो परचेजिंग और सेल क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। इसका कंजप्शन है रिग्रेसिव इन नेचर, जो जिसकी इनकम लो लेवल की होगी उसको उसका टैक्स का बर्डन जो है हाई रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। ये जो हमने अभी इससे पहले बात करी, इसी को हम यहाँ पे डिटेल में ग्राफ में देख सकते हैं। इसको आप डायग्राम बनाइए, एग्जाम के पॉइंट से बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस डायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ के चलो कि 100% एग्जाम। सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो हम बात कर रहे हैं उसमें डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल है। डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आती है बात की डायरेक्ट टैक्स
लेवी किया जाता है, लगाया जाता है, वो डायरेक्टली ऑन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, ये डायरेक्टली लगाया जाता है, ये शिफ्टिंग नहीं की जा सकती। एक एक करके हम बात करेंगे। मगर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, यहाँ पर इनकम की बात हो रही है और प्रॉफिट की बात हो रही है। मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो भी टैक्स लेवी किया जाता है वो गुड्स और सर्विसेज में लगता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही। ठीक है, जो इंक्लूड किया जाता है किसमें, जो कंज्यूमर के थ्रू पेड किया जाता है किसी प्रोडक्ट की कीमत पे, उसमें ही इंक्लूड किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आजकल जो अभी चल रहा है इंडिया में, जीएसटी के फॉर्म पे पेड किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स इंसिडेंट्स। सेकंड, ये पहला पॉइंट है। टैक्स इंसिडेंट क्या है? सेकंड पॉइंट कहलाता है टैक्स इंसिडेंट्स। कर का भार कहते हैं इसे, कि भाई लोड किस में डाला जाएगा टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो ये टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब है जिसको जिसके ऊपर ये टैक्स आया पूरा का पूरा उसी को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है, मतलब झेलना पड़ता है या उसको पेड आउट करना पड़ता है। रेदर देन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड फ्रॉम सेलर टू अ कंज्यूमर। भाई सेलर से कंज्यूमर की ओर क्या करता है, ये शिफ्टिंग, शिफ्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, शिफ्टेड। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लीजिए। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो उसमें सेल टैक्स, वैट, सबसे पहली बात करेंगे तो सेल टैक्स हो गया, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, और एक्साइज ड्यूटीज। अब इन सबको रिप्लेस उसे कर दिया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्विटी के केस में। इनडायरेक्ट टैक्स जनरली कंसिडर मोर इक्विटेबल। ये बहुत खास है कि इसको ये माना जाता है कि इक्विटेबल है, क्योंकि ये बेस्ड होता है इनकम, जो टैक्स पेयर है उसकी एबिलिटी टू पे, उसकी क्षमता पे निर्भर करता है टैक्स, ये क्षमता पर या इक्वलिटी पे बात करता है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, वो रिग्रेसिव नेचर का है, क्योंकि जो लोअर लेवल के इनकम ग्रुप वाले इंडिविजुअल या कंज्यूमर होंगे उनकी इफेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा ये डिसप्रोपोर्शनेटली क्या होता है, इफेक्ट करता है। कहने का मतलब, जो अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लो लेवल इनकम वालों पे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। मगर डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, जिसके पास जितना टैक्स होगा, जितनी इनकम होगी उतना ही टैक्स देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स में जहाँ पर जीएसटी की बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, सबके लिए इक्वल टैक्स होता है। तो यहाँ पर जिसके पास इनकम कम होगी या जिसके पास इनकम के सोर्स कम होंगे तो उनको ये जीएसटी या हम कहें इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी लोडेड लगेगा। असेसमेंट की बात करेंगे, दैट मीन्स वैल्यूएशन, इवेल्युएट कब हुआ, इवेल्यूशन कहें या असेसमेंट कहें। डायरेक्ट टैक्स असेस होता है इंडिविजुअल की फाइनेंशियल स्टेटस के देख के, फाइनेंशियल स्टेटस को देखिए, रिक्वायरिंग द डिटेल टैक्स रिटर्न। इसको टैक्स डिटेल टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फाइनेंशियल स्टेटस को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सेकेंडली अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ये बेस्ड होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इंडिविजुअल इनकम कंसिडरेशन। यहाँ पर इंडिविजुअल की इनकम को कोई कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, क्या इनकम इनडायरेक्ट टैक्स जो है डिसप्रपोर्शनेटली इफेक्ट करता है कंज्यूमर्स को। जिसकी कम लेवल इनकम होगी, लो लेवल इनकम ग्रुप के जो लोग होंगे या कंज्यूमर्स होंगे, उनको कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टली लगेगा। इसीलिए देश में अगर लो लेवल के इनकम अगर ज़्यादा हो जाए, लेवल के कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे, तो शहर पे, देश पे या किसी भी स्टेट में महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, देखो इसका एक डायग्राम है, डायग्राम आपके सामने लिखा है, सिंपल सा है। विच टाइप ऑफ टैक्स इज मोर सुटेबल फॉर द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट टैक्स आपको सही लग रहा है या इनडायरेक्ट टैक्स। देखो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स एंड लॉसेस हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं भाई, ये क्या बात करता है, ये किस चीज़ में कंसिडर करता है, इक्वलिटेबिलिटी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, ये एबिलिटी टू पे बात कर रहा है। एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसी। अगर हम यहाँ बात करते हैं रिग्रेसिव है एक, ये इफेक्ट करता है लो लेवल इनकम ग्रुप को मोर, और ये शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तीन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायग्राम में भी हमने यहाँ डाल रखा है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आप व्यूअर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके दिमाग में हमेशा बैठे रहेगा करके। तो इसको आप अपने कॉपी में बना सकते हैं या नोट्स में बना सकते हैं। आगे बात करेंगे हम, एक नया पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई शॉर्टकमिंग्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स की शॉर्टकमिंग्स या नुकसान या डिसएडवांटेज क्या रहेंगे जीएसटी से पहले, जीएसटी आने से पहले क्या शॉर्टकमिंग्स थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ये कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी आने से पहले, बिफोर जीएसटी कह रहा है, जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस का था, क्योंकि कहीं पर सेल टैक्स लिया जा रहा है, कहीं पर वैट लिया जा रहा है, कहीं पर एक्साइज ड्यूटी लिया जा रहा है, कहीं पर सर्विस टैक्स लिया जा रहा है।
कहाँ, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे। तो इस केस में क्या, इन सबको क्या एक साथ मर्ज करने के बाद क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। तो उससे पहले क्या था, यहाँ पर जीएसटी से पहले की बात है तो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस था। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आ रहा है टैक्स कैस्केडिंग। दैट मीन्स multiple tax on the same product at different stage of production and distribution led to tax on tax, resulting in higher prices for consumers। क्या कहता है कि भाई एक ही प्रोडक्ट में हर एक स्टेज के प्रोडक्शन की स्टेज में जो हर एक स्तर पे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं कोई प्रोडक्ट को लेके और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग टैक्स के रेट होते हैं। क्योंकि हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं कर रहे। क्योंकि बिफोर जीएसटी के पहले ये होता था कि भाई जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बनाए, सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस में क्या है टैक्स जो है अलग अलग हैं, जिससे क्या होता था हायर प्राइस हो जाती थी किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। ठीक है, कि भाई हमने कहा हमने एक मोबाइल बनाया, जीएसटी से पहले मोबाइल बनाया तो उसमें सेल टैक्स लगाया, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया, एक्साइज ड्यूटी लगाया, सर्विस टैक्स लगाया। अगर हम 5% अगर हम प्लस करते हुए चलें तो ये करीब करीब 20% तो यही हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मोबाइल का प्रोडक्शन करना है तो 12% जीएसटी देना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्मिटी है वो किसी भी लेवल में हो तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगना, लास्ट में लगना है कहाँ, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर से जो भी कलेक्ट होगा किसके पास आएगा, वो सीधे गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो जो रिटेलर है वो सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा 12% का जीएसटी, जो रिटेलर ने कंज्यूमर से लिया होगा प्रोडक्ट के साथ जो पैसा देता है। देन थर्ड पॉइंट आता है इनकन्सिस्टेंट टैक्स रेट। ये बहुत अच्छा है कि भाई कंसिस्ट नहीं है टैक्स रेट। जीएसटी से पहले टैक्स रेट कंसिस्ट नहीं थे, क्योंकि डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट वेरिंग टैक्स रेट एंड लॉज। हर एक स्टेट के अपने टैक्स रेट होते थे और अलग अलग कानून या लॉ होते थे, जिससे ये कन्फ्यूजन की स्थिति रहती थी और कुछ प्रॉब्लम्स जो चैलेंज के रूप में आता था बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, कि भाई अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन अगर होते हैं तो बिजनेस ऑपरेट करने में जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको दिक्कत आती है और कई चैलेंजेस फेस आउट करने पड़ते हैं। इसीलिए बिजनेस जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी ये डिमांड थी कि टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा और सिंपल और यूनिफाइड होना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर अलग डिफरेंट स्टेट के अलग अलग टैक्स रेट होंगे तो प्रोडक्ट को बनाने और डिलीवर करने में भी दिक्कतें आएंगी, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से गलत है। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वो है कंप्लेंट्स बर्डन। कंप्लेंट्स बर्डन क्या कहता है, बिजनेस हैज टू डील विद मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज़। क्योंकि जब हम जीएसटी के बारे से पहले अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे तो हमने कहा कि क्या क्या किन अथॉरिटी से हमको डील करना है। अभी हमने कहा कि कुछ अथॉरिटीज़ हैं, वो अथॉरिटीज़ कौन कौन है, थोड़ा एक एग्जांपल अभी हमने ऊपर बात कर ली है। एक तो थी हमने कहा कि सेल टैक्स अथॉरिटी से हमने बात करनी है, वेट डिपार्टमेंट से बात करनी है, एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करनी है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से बात करनी है। ऐसे कितने डिपार्टमेंट है जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो भी हर एक स्टेट के अपने अपने। ठीक, अब ये कह रहा है कि भाई डिफरेंट मल्टीपल टैक्स अथॉरिटी से बात करनी है और रेगुलेशन अथॉरिटीज से बात करनी है, जिससे क्या हुआ, इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बर्डन एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लेंट्स। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अगर किसी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी तो उसका क्या होगा असर, सीधे सी मतलब है कि प्रोडक्ट की कीमत में भी उसका असर पड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट है इविजन एंड फ्रॉड। क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर अब पहले यूनिफाइड नहीं था बिफोर जीएसटी, तो क्या होता था, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आती थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिससे क्या होता है जो टैक्स इविजन है, कर की चोरी, टैक्स की चोरी और फ्रॉड करना, वो चीज़ें बढ़ गई थी। अब रिड्यूसिंग ओवरऑल टैक्स कंप्लेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है उससे क्या होता था, जितना भी टैक्स का ओवरऑल कंप्लेंट्स है पूरा है या उसको पूरा करना है, वो क्या करता था, घटा देता था। क्योंकि टैक्स की चोरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं थी, क्योंकि अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है, अलग अलग रेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है। तो प्रोडक्ट के लिए या कोई मैन्युफैक्चरर के लिए ट्रांसपेरेंसी टैक्स के पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए नहीं थी, जिससे क्या होता था, ये ईजियर हो जाता था टैक्स की चोरी करना, फ्रॉड करना, सारी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट और 6 पॉइंट फाइनल जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका डिफरेंट रेट्स एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डिफरेंट रेट्स एंड एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड अक्रॉस स्टेट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड अनफेयर कंपटीशन अमंग बिजनेसेस। अगर कई बार क्या होता है कि किसी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वहाँ रेट हो सकते कम है और कुछ एग्जाम्पशंस मिल जाए, मगर सारे स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या होता है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी निकल के आते थे, असमानता कहते हैं। दैट मीन्स विच इज़ नॉट इक्वल, वो डिस्पैरिटी का रूप ले लेती है, उसको फाइंड आउट करती है। कैसे निकल के आती है इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, असमानता, कि भाई अगर डिफरेंट रेट होंगे अलग अलग स्टेट में, अब जिस स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और रेट्स डाउन है तो वहाँ तो बिजनेस ओनर्स के लिए बल्ले बल्ले है, या बिजनेस ओनर के लिए कंपटीशन
फेयर रहेगा। मगर कहीं पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है या किसी की इकोनॉमिक ठीक नहीं है तो कंपटीशन जो है अनफेयर रहेगा। और उस केस में क्या है, उस ग्रोथ को हम या बिजनेस ग्रोथ, उस स्टेट की बिजनेस ग्रोथ की या उस कंपनीज की बिजनेस ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, स्टेगनेंट हो जाएगी। स्टेगनेंट कहने का मतलब है रुक जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे पॉइंट हैं और इसको भी और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इनको आप नोट्स में बनाए रखिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसी का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, शॉर्टकमिंग्स ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी से पहले जो हमने बात करी, अनइवन इम्पैक्ट ऑफ अनइवन टैक्स इम्पैक्ट इन ग्रोथ। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो, अनइवन टैक्स स्ट्रक्चर होगा तो इफेक्ट क्या करता है, ग्रोथ को इफेक्ट करता है। कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, मल्टीपल टैक्स रेट हो जो होगा और एग्जाम्पशन क्रिएट कन्फ्यूजन किसमें, बिजनेस ओनर्स पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट अभी जो हमने बात करी। थर्ड पॉइंट है टैक्स कैस्केडिंग, टैक्स ऑन इंक्रीज, टैक्स ऑन टैक्सेस इंक्रीज कॉस्ट। भाई टैक्स के ऊपर टैक्स अगर हम बात करेंगे, अलग डिफरेंट मल्टीफेसेड टैक्स होंगे तो क्या होगा, किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये क्या है, टैक्स कैस्केडिंग का मामला आ जाता है। देन इनकन्सिस्टेंट टैक्स रेट, टैक्स रेट जो है चेंजिंग नेचर के हो जाएंगे। चेंजिंग अगर उनका नेचर हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए कंपटीशन फेवरेबल नहीं रहेगा। ठीक है, कंप्लेंट्स बर्डन, बाई बिजनेस फेसिस हाई कंपटीशन, कंप्लेंट्स कॉस्ट, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, जो हमने अभी बात करी है। सिक्स पॉइंट है इवेजन एंड फ्रॉड, अगर आपके टैक्स इवेजन को इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स इवेजन और फ्रॉड के केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं रहेगी तो। ठीक है, सिक्स पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक एक करके इसको देख लीजिए और इसका डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम के पॉइंट से। ये सारे पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी, वो इसका डायग्राम रहा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम जीएसटी के बारे में। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी के ए टू जेड पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जीएसटी क्या होता है करके। जीएसटी एक कम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया। किस पे इम्पोज किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है गुड्स जितने भी होते हैं और सर्विसेज जो भी इंडिया में इंप्लीमेंट होती हैं, ये लगाई जाती हैं, ली जाती हैं, दी जाती हैं, उनकी सप्लाई पे। ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017। ये आपके जीके का भी क्वेश्चन हो गया कि भाई जीएसटी इंडिया में कब अप्लाई हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं 1 जुलाई ही ध्यान रखना है आपने। कई बार ये हम लोग पूछते रहते हैं क्वेश्चनों में, आपके कई बार वाई पूछते हैं 1 जुलाई 2017। ठीक है, टू रिप्लेस, इसका मेन मकसद क्या था, टू रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको रिप्लेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये एक ही यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लाया जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मेन मोटिव एम क्या है, टू स्ट्रीमलाइन द टैक्स स्ट्रक्चर को यूनिफाइड करना, स्ट्रीमलाइन करना, इनहेंस कंप्लायंसेस एंड क्रिएट यूनिफाइड मार्केट बाय सबमिसिंग subsuming various taxes such as sale tax, excise duties, सर्विस टैक्स इनटू अ सिंगल टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका मोटिव है कि भाई आपने जितने भी प्रकार के टैक्स थे, वो सेल टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, उनको एक सिंगल विंडो या सिंगल टैक्स सिस्टम के अंदर लाना, यूनिफाइड मार्केट बनाना, और जितने भी टैक्सेस हैं उनको सब समिंग करना, मतलब सबको एक बास्केट पे लाना, सबका सब इसी में लाना। ठीक है, तो ये इसका एम था जीएसटी का। कब इंप्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017। एक कंप्रिहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लिया जाता है। ठीक है, और ये हिंदी में है कि भाई हम बात करेंगे तो हिंदी में वही चीज़ मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखी है, आप लोग देख लीजिए और थोड़ा पॉज करके जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। हालांकि मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको अपने नोट्स में डालिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, इसके बारे में वन बाई वन बात करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी लंबी हो या लेंदी हो, मगर मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम इसको नहीं समझेंगे कि भाई हिस्ट्री ऑफ जीएसटी कैसे इंडिया में आया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, तो हमें जीएसटी पढ़ने का पूरा एक सीरीज जो है या इंपॉर्टेंस है वो हम खो देंगे। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, इंडिया में जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट है इन द कंट्रीज इंडिया इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इंडिया के टैक्स सिस्टम में रेवोल्यूशनरी शिफ्ट, क्रांतिकारी कदम है। इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज बात करें, सबसे पहले क्या हुआ, ये 2000 से लेकर 2006 की जर्नी है, जहाँ पर क्या हुआ, ये ईयर 2000 की बात हो रही है। 2000 के ड्यूरेशन में क्या हुआ, द आइडिया ऑफ जीएसटी फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय वाजपेयी गवर्नमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे फॉर्मर,
पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी गवर्नमेंट के थ्रू एक कमेटी डिसाइड की गई, कमेटी का सेटअप की गई, या एक कमेटी बनाई गई जिनका काम क्या था, जीएसटी के मॉडल को क्या करना, डिजाइन करना इंडिया में। अब उसके बाद 2003 की बात आई, ये बात हो रही अर्ली डिस्कशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन। पहले जीएसटी का डिस्कशन करना और उसके कंसेप्ट को समझने के लिए 2000 सन ईयर 2000 से 2006 के बीच की कहानी है। अब 2003 में क्या हुआ, केलकर कमेटी टास्क फोर्स बनाया गया, जिसका रिकमेंडेशन ये था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जितना भी इंडिया में इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब ढांचा है, उसको क्या किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, मतलब सही किया जाए, एक यूनिफाइड वो पे लाया जाए। ठीक है, अब आगे बात करेंगे 6 से 14 तक, 2006 से लेकर 2014 तक क्या हुआ, ये भी समझना जरूरी है। इनिशियल स्टेप एंड प्रिपरेशन, जीएसटी के केस में क्या इनिशियल प्रिपरेशन, सबसे पहले 2006 में क्या हुआ कि द फर्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ जीएसटी वाज मेड ड्यूरिंग द यूनियन बजट। 2006 में जब यूनियन बजट आया, जो बजट पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के थे पी चिदम्बरम। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि 2006 में पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या सबसे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जीएसटी का। देन 2009 में क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई, द एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज द फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी, जो आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। जो एम्पावर्ड कमेटी थी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की, उन्होंने एक फर्स्ट डिस्कशन पेपर निकाला जीएसटी के ऊपर, जो ये बताता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जीएसटी का, और उसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, सिद्धांत कैसे होने चाहिए, रूल्स एंड फ्रेमवर्क की बात हो रही है जीएसटी में, वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात हुई कब, 2009 की। अब जब हम बात करेंगे 2011 में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशनल 115th अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, उसने जीएसटी का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि ये क्या हो गया, लैप्स हो गया ड्यू टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट एंड डिसोल्यूशन एट लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के कारण जो है लोकसभा में ये डिसॉल्व हो गया, क्या, जीएसटी का बिल। फिर आई बात 2014 में। अब थर्ड स्टेज में आते हैं कि भाई एनडीए गवर्नमेंट पुश द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो एनडीए गवर्नमेंट है, जिसको अभी 2014 में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, टुक अप जीएसटी इशूज प्रायोरिटी। उन्होंने जीएसटी के इशूज़ को प्रायोरिटी के साथ दिया, प्राथमिकता इनको दी, क्योंकि वो जानते थे कि भाई 122 अमेंडमेंट लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में, और वो बिल लाया गया जिसमें पार्लियामेंट में कब पेश किया गया उस बिल को, 2014 में दिसंबर में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जीएसटी बिल के इशू को पूरी प्रायोरिटी के साथ संसद में पेश किया। कब पेश किया, 2014 पे। अब क्या हुआ, 2015 की बात आती है, तब द बिल पास इन लोकसभा बट फेस डिले इन राज्यसभा ड्यू टू अपोजिशन कंसर्न। 2015 में बिल तो पास हुआ जीएसटी का लोकसभा में, मगर क्या हुआ, कुछ परेशानियां, डिले हो गया राज्यसभा में, क्योंकि एक जो पार्लियामेंट के दो सदन है, पार्लियामेंट के टू हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। भाई लोकसभा में कोई बिल जाता है, देन उसके बाद राज्यसभा से उसको क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। अब वहाँ पर ड्यू टू अपोजिशन के कंसर्न की वजह से ये बिल डिले हो गया। हुआ गया, अब 2016 के बारे में बात आई, आफ्टर नेगोशिएशन, कुछ समझौते हुए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया। वो पास किया गया विथ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा में पास किया गया। कब, अगस्त 2016 पे। एंड इट वाज रेटिफाइड बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, और सबके सब मैक्सिमम स्टेट ने इसको क्या किया, जस्टिफाइड किया कि भाई ये नेगोशिएशन हो गया है, ये समझौता हो गया कि भाई इस बिल को, जीएसटी बिल को अमेंडमेंट के साथ पास किया जाए। अब क्या हुआ, सितंबर 2016 की बात है, जो जीएसटी काउंसिल बनाया गया, वाज वांट टू मेक द रिकमेंडेशन ऑन जीएसटी लॉ। जीएसटी काउंसिल बनाया गया 2016 में, जो जिनका काम था जीएसटी लॉ बनाना, रेट्स बनाना, कि भाई जीएसटी में क्या रेट लगेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट लगेंगे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम जीएसटी काउंसिल करता है। अब सबसे फाइनल स्टेज के बारे में बात करेंगे। फाइनल स्टेज में क्या हुआ, 2017 की बात है। अब 2016 में तक तो ये सारे काम हो गए थे, फाइनल डिसीजन हो गया, काउंसिल बन गया, देन उसके बाद रोल आउट ऑफ जीएसटी का रोल आउट होना था। मार्च 2017 की बात है, द सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड इंटर गवर्नमेंटल स्टेट टैक्स, ये सारी चीज़ें लगाई गई, और एक कंपनसेशन सेस लॉ पास किया गया मार्च में 2017 में पार्लियामेंट में। उसके बाद क्या किया गया, जुलाई 2017 के बारे में बात आई, तो यहाँ से ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जुलाई 2017 ये एक डेट है जहाँ पर से जीएसटी इंडिया में अप्लाई हो गया। जीएसटी वाज ऑफिशियली लॉन्च इन इंडिया, इस रिप्लेसिंग 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे जो भी देख रहे हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके सामने आ गया कि भाई कितने इंडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया गया जीएसटी के थ्रू। जीएसटी के हटने से, सॉरी, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से 17 इंडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस थे, लाइक एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, वैट, ऐसे कितने 17 जो टैक्सेस थे उनको यूनिफाइड होकर एक विद सिंगल टैक्स सिस्टम लाया गया, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, और रोल आउट कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे इसके पोस्ट के बाद। भाई जीएसटी तो इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद की कहानी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है एक झटके में क्लियर आउट नहीं होती है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, भाई जीएसटी तो 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हो गया है इंडिया में। अब उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। भाई कुछ परेशानियाँ आएंगी और उसके कुछ सुधार भी होंगे, ठीक है। परेशानी क्या आई और सुधार सुधार क्या हुआ है 2017 से अब तक जो प्रेजेंट है। फर्स्ट है इनिशियल टीथिंग इशूज़, जो इनिशियल जो स्टार्टिंग में काम जो फेस करते हैं हम, कोई भी नई चीज़ आती है उसके क्या इशूज़ रहे। बिजनेसेस फेसेस चैलेंजेस इन एडेप्टिंग द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, जो बिजनेस हाउसेज से उनको सबसे पहला चैलेंज आया न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को क्या करना, अडेप्ट करने में चैलेंजेस आए, बहुत ही दिक्कतें आई। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, क्योंकि जीएसटी के लिए भी जो जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए एक ये दिक्कत आई। एंड द जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी एंड पोर्टल, जो जीएसटी का जो टैक्स भरा जाता है वो जीएसटी एंड पोर्टल के थ्रू भरा जाता है। पोर्टल दैट मीन्स वेबसाइट लिंक, गवर्नमेंट के थ्रू साइट बनाई जाती है वेबसाइट, वो प्रॉब्लम आई, उसकी प्रॉब्लम को फेस आउट किया। देन सेकंड पॉइंट है रेट रिवीजन, ये पहला पॉइंट है। द जीएसटी काउंसिल रेगुलरली viewed and revised tax rate to simplify the tax structure and addresses demand from various sector। जीएसटी काउंसिल ने रेगुलरली क्या किया, रिव्यू किया, टैक्स स्ट्रक्चर को रिवाइज किया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहा, सिंप्लीफाई करा जितना हो सके। जिससे क्या हुआ, जितने भी अलग अलग सेक्टर, जितने भी डिफरेंट सेक्टर हैं, वो एग्रीकल्चर सॉरी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, या अलग अलग पर्टिकुलर कंपनीज के या ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनीज हो या फैक्ट्रीज, उनकी डिमांड को क्या किया, एड्रेस करने के साथ साथ उनकी डिमांड को क्या किया, जो भी दिक्कतें आई उनको सॉल्व आउट किया। दैन थर्ड पॉइंट आता है कि भाई ई कॉमर्स एंड कंपोजिशन स्कीम। ये पॉइंट है कि भाई एक स्पेशल प्रोविजन वॉर इंट्रोड्यूस फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड स्मॉल बिजनेस अंडर कंपोजिशन स्कीम। भाई कई बार क्या है, जो ई कॉमर्स साइट चलाते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं और स्पेशल स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए कुछ कंपोजिशन स्कीम लाई गई, जिससे क्या हुआ, इनको कोई प्रॉब्लम ना आए और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया। ये जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद की जो दिक्कत है उनकी बात हो रही है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कोविड-19। अब कोविड-19 के बारे में बात आई और जीएसटी, इसका भी रिलेशन है। ड्यूरिंग पेंडेमिक द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न एंड प्रोवाइडेड रिलीफ टू टैक्स पेयर। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो पेंडेमिक आया, आपदा आई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जीएसटी रिटर्न जो टैक्स फाइल करना पड़ता है एक साल में, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई के साथ साथ बहुत ही रिलीफ दे दिया जो टैक्स पेयर्स हैं। देन जीएसटी 2.0 एंड सिंप्लीफिकेशन, गवर्नमेंट ने फिर जीएसटी का 2.0 वर्जन फिर दोबारा लॉन्च किया। फिफ्थ पॉइंट, the government is working on GST 2.0 aimed at further simplifying tax structure and improving compliances। जितनी भी प्रॉब्लम या जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंट किया और टैक्स स्ट्रक्चर को जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसको करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी 2.0 न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू वर्जन लॉन्च किया, ठीक है।